गुड मॉर्निंग क्लास। आज आज जो हम साइंस के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने अम्ल क्षार और लवण की चर्चा ब्रीफली कर दी थी और काफ़ी कुछ बता दिए थे कि अम्ल की विशेषता क्या होती है, क्षार की विशेषता। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। और वैसे इस वीडियो में स्टार्टिंग से ही हम जल्दी जल्दी इसको समराइज़ करेंगे, इस पोर्शन को जो पोर्शन हमने पहले पढ़ लिया है। तो पहला है अम्ल। अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल की विशेषता ये होती है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली बार, अनिल। अनिल का मतलब होता है कि अ मतलब अम्ल, अ मतलब अम्ल, नौ मतलब नीला और नीला और लौ मतलब लाल। यानी ये क्या करता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल में बदल देता है, लिटमस पेपर को। तो ये क्या होता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं और ये एसिड जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब आपको देखना है कि कुछ एसिड जो होते हैं, दो तरह के एसिड होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होता है और एक स्ट्रॉन्ग या सांद्र अम्ल जिसको कहते हैं, या प्रबल अम्ल कहते हैं, वो होता है। तो प्रबल प्रबल क्या होता है? प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो जल्दी से अपना किसी भी जब सॉल्यूशन में उसको मिलाया जाए, मतलब सॉल्यूशन तैयार किया जाए या वाटर में मिलाया जाए, तो वो जल्दी से जो एच आयन दे देता है या ज़्यादा मात्रा में जो एच आयन देता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। और जो कम मात्रा में या देरी से एच आयन देता है उसको दुर्बल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल जैसे है एस्टिक एसिड, CH3COH, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये सारी एसिड जो हैं आप जो देख रहे हैं ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल, सांद्र क्या होता है, जब गाढ़ा कोई सोल्यूशन होता है तो सांद्र कहते हैं। और तनु क्या होता है, तनु अम्ल वो होता है जिसमें जल मिला दिया जाता है, उसे पतला कर दिया जाता है तो वो तनु अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे जो अगला है वो क्षारक यानी बेस कहते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ मैं एक बार पहले बता दूँ कि क्षारक और क्षार दोनों में थोड़ा अंतर होता है, क्षार और क्षारक। ठीक है, क्षारक को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एल्केलाइन, अल्के सॉरी क्षारक जो है, क्षारक को आप क्षारक को यहाँ पे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक को बेस। और क्षार का मतलब होता है अल्केलाइन। क्या नाम होता है? अल्केलाइन, LINE। तो दोनों का मतलब होता है, अल्केलाइन का मतलब क्या होता है कि जब हम क्षारक यानी बेस को जल में घोलते हैं और वो जो जल में डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या होता है, अल्केलाइन होता है। और जो जल में डिजॉल्व नहीं होता वो नॉर्मल क्षारक रह जाता है। यानी जो क्षारक जल में घुलेगा उसको हम क्षार कहेंगे, जो जल में नहीं घुलेगा वो सिर्फ क्षारक होता है। यानी हर एक क्षार जो होता है क्या होता है, क्षारक होता है। लेकिन हर एक क्षारक जो होता है क्षार नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्षारक की बात हम कर रहे थे, तो क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो होता है बेलन, एक फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, बेलन। यानी बेस जो होता है लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला। वहाँ जो होता है नीले को रेड करता था, यहाँ जो है रेड जो है ब्लू करेगा बेस में। ठीक है ना, तो ये होता है लाल लिटमस को नीला कर देगा। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। क्या होता है जलीय विलयन में, ये OH आयन देते हैं, वहाँ H आयन, ये OH आयन। अब देख लिए अगला, इसमें भी दो तरह के होते हैं, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। जो NaOH होता है, KOH होता है, CaOH2O, CaOH ट्रायस होता है। तो ये जो भी विलयन में जल्दी से या ज़्यादा मात्रा में OH आयन देता है उसको प्रबल बोले हैं। और जो कम मात्रा में या लेट से देता है उसको बोलते हैं आपका NH4OH। जैसे ये है, जो कम मात्रा में OH आयन या देरी से देते हैं उनको दुर्बल क्षारक बोलते हैं। तो ये हो गया प्रबल क्षारक जो NaOH वाला है, और NH4OH दुर्बल क्षारक। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए, अल जब इन जब जल में क्षारक क्या होता है, जब जल में घुल जाता है तो वो क्या होता है, क्षार, वो उसे क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो जैसे अल घुलने वाले में क्या होता है, NaOH घुलेगा, KOH घुलेगा, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है। लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिल के बनाया जाता है, एसिड और बेस मिलाया जाता है, बेस, सॉरी ये हो गया, एसिड प्लस बेस मिला दिया तो क्या बन जाता है, सॉल्ट यानी लवण। क्या बन जाता है, लवण। जब एसिड प्लस बेस मिलता है, A प्लस बी मिला, सॉल्ट या लवण बना, ये लवण हो जाता है। लवण और प्लस जल भी बन जाता है। तो ये आपके हो गए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब एक होता है सूचक, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर सूचक का मतलब है, नाम से स्पष्ट है कि सूचक वो चीज़ होता है जो सूचना देता है। क्या होगा, सूचक जो होगा सूचना देगा। तो सूचक कैसे सूचना देगा, एसिड जो होगा, एसिड में कोई और कलर देगा वो, और बेस में कोई और। जैसे सपोज यहाँ लाल रंग देता है तो यहाँ नीला दे देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि लाल रंग दिया तो एसिड है, और नीला दिया तो बेस, उस तरह के। तो वो जो भी पदार्थ इस तरह की प्रकृति को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। तो सूचक बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। प्रकृति का मतलब कि ये प्रकृति में नेचुरल पाए जाते हैं, इनमें इनमें कोई वो बनाया नहीं जाता इनको, जैसे कि लिटमस है, लाल लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया के फूल हैं, हल्दी है। तो ये क्या प्रकृति में नॉर्मल सूचक हैं। कृत्रिम सूचक वो होते हैं जिनको वे रासायनिक पदार्थ जिनको हम बनाते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। और गंधीय सूचक ये होते हैं जो गंध में परिवर्तन लाए, यानी ये अम्लीय माध्यम में कोई और गंध देंगे और क्षारीय माध्यम में या क्षार के साथ कोई और गंध देंगे, जैसे कि प्याज और लौंग का तेल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके प्रकृति को सूचकों को देख लेते हैं। लिटमस है, लिटमस क्या होता है, अम्ल के साथ क्या देगा, लाल रंग देगा, क्षार के साथ नीला रंग देगा। ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस, ये भी क्या होता है, सेम इसी की तरह है, अम्ल के साथ कैसा देगा, लाल देगा, लेकिन यहाँ जो परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे जो क्षार के साथ ये हरा रंग देता है। ठीक है। अगला जो है हल्दी है। हल्दी क्या होता है, हल्दी में अम्ल के केस में कोई बदलाव नहीं। अगर हल्दी आपने सब्जी खाई होगी, सब्जी का अगर सब्जी कपड़े पे गिर जाती है तो देखा होगा पीला दाग लग जाता है। उसमें अगर आप उसमें नींबू का रस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीले का पीला ही दिखेगा। लेकिन जब आप उसको साबुन या सर्फ लगाते हैं तो वो क्या होता है, लाल दिखाता है, लाल धब्बा दिखता है। तो वो क्या होता है, क्षारीय माध्यम, यानी साबुन और सर्फ में क्या मिलाए जाते हैं, क्षार मिलाए जाते हैं बेसिकली। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, वो लाल कलर दिखाता है यहाँ पे। ठीक है। और अगला जो है हाइड्रेजिया का फूल जो है, ये जो आपके अम्ल के साथ नीला रंग दिखाएगा और क्षार के साथ गुलाबी गुलाबी रंग दिखाता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि आपका जो कृत्रिम सूचक है वो उनमें क्या है, फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन क्या होता है, नॉर्मल जो है एसिडिक रंगहीन होता है, और एसिडिक मीडियम में भी रंगहीन होता है। यानी अगर हम किसी में डालते हैं वो रंगहीन है तो ये कंडीशन बनती है कि या तो वो न्यूट्रल होगा या तो एसिड होगा। लेकिन अगर वो किसी में डालते हैं और गुलाबी रंग दे देता है तो ये पता चलता है कि उस सोल्यूशन में क्या है, बेस है, क्षार उस सोल्यूशन है। उसी तरह मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को जब डालते हैं एसिड में तो लाल रंग देता है, और उसके साथ क्षार के साथ पीला रंग देता है। तो ये हो गया कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के बाद गंधीय सूचक जो है वो प्याज का रस है। प्याज के रस को जब एसिड में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब बहुत तेज गंध आती है। तो उसको समझ जाते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है। और जब उसको बेस में डालते हैं तो कोई गंध नहीं आती क्षार में, तो यानी वो क्षार है। फिर वैनिला है, वैनिला को जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वैनिला की ही खुशबू रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब क्षार में डाल देते हैं तो खुशबू आनी बंद हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती। तो वो बताता है कि वो बेसिक मीडियम है। लौंग का तेल, लौंग का तेल की जो खुशबू होती है लौंग की, वो एसिडिक मीडियम में समान बनी रहती है, उसी तरह रहता है, उसमें लौंग के गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब हम उसको क्षार में डाल देते हैं उसमें भी गंध गायब हो जाती है, कोई गंध नहीं आता उसका। तो ये आपके सूचकों के प्रकार हो गए और उनकी पहचान हो गई। अब आ जाइए कि अम्ल और क्षार की हम बात कर रहे थे, तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की चर्चा कर लें हम। अब हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं
कि मेन चीज़ क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना शुरू करेंगे। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में जैसा कि आप देखते हैं, अगर अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करे तो अम्ल जैसे अब क्या होगा, HCl होगा। अब धातु में क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें धातु हो गए। तो या फिर जिंक हो गया, है ना। तो जब ये देखिए HCl जो होता है धातु के साथ जब क्रिया करेगी तो यहाँ लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, चाहे Na के साथ क्रिया करेगा तो NaCl बन गया होता, और यहाँ जिंक के साथ क्रिया की है तो ZnCl2 बन गया होगा। और साथ में बनने के बाद जो बचता है वो निकल जाता है, यानी H2 जो है हाइड्रोजन की यहाँ गैस निकलती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये अम्ल का लक्षण है कि भाई वो अगर वो धातु के साथ क्रिया करेगा तो धातु लवण बना लेगा, धातु का लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्षार में आ जाते हैं कि क्षार खुद ही धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे NaOH। तो NaOH में देखिए कि ये हाइड्रोक्साइड है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, धातु के साथ खुद जुड़ा हुआ है। तो ये जो है धातु के साथ जब हम किसी और धातु के साथ रिएक्ट करें, जैसे मान लो कि जिंक के साथ ही रिएक्ट करता है, तो ये भी लवण ही बनाता है। लेकिन ये लवण इस लवण से थोड़ा सा यहाँ अलग है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक इसमें अधातु का पार्ट है, इसमें धातु का पार्ट है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक धातु का पार्ट अधातु का पार्ट है, दोनों दो धातु के पार्ट हैं। तो यहाँ आप सोडियम चिंकेट बन जाता है, जैसे Na2ZnO2 बन गया, तो ये सोडियम जिंकेट है, ठीक है। और यहाँ भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब भी धातु के साथ अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बना देगा, और प्लस आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये दो चीज़ याद रखिएगा कि धातु के साथ जब भी अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करेंगे, चाहे अम्ल करे चाहे क्षारक करे, तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अब हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस का भी एक टेस्ट होता है कि अगर एक किसी सॉल्यूशन से मान लीजिए कुछ भी हम गर्म करें, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकले, तो हाइड्रोजन गैस अगर इस किसी बीकर से निकल रही है तो उसके सामने क्या, एक मोमबत्ती अगर हम जला हुआ मोमबत्ती रख दें, एक जला हुआ मोमबत्ती रखेंगे, तो हाइड्रोजन गैस जो है क्या होती है, ज्वलनशील गैस है, जलती है। और जब जलती है तो फट फट की आवाज़ आती है। कैसी आती है, फट फट, फट फट की आवाज़ आती है। तो उसको चूंकि हम पॉप टेस्ट कहते हैं। क्या टेस्ट कहते हैं, पॉप। इंग्लिश में उसी को फट फट को पॉप बोलते हैं, तो पॉप टेस्ट बोलते हैं। यानी पॉप पॉप की आवाज़ आती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉप टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। अगला आ जाइए कि जब भी अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ दो चीज़ डाल लीजिए कि जब पहला, एक तो एकदम आसान है कि जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट इन दोनों के साथ अगर ये इसकी क्रिया करवाएंगे, क्या नाम है, क्षार की, तो ये कोई क्रिया करेगा ही नहीं। तो ये आपको याद ही नहीं करना है। वैसे ये याद रखना है कि भाई जो क्षारक होता है या जो क्षार होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता किसी भी तरह का। तो एक पोर्शन तो खत्म हो गया। अब बच गया दूसरा पोर्शन। दूसरा में सिर्फ हमको अम्ल के साथ क्रिया में ध्यान रखना है कि अम्ल के क्रिया के साथ क्या बनता है। तो जैसे यहाँ पे HCl है और ये धातु कार्बोनेट है Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा। पहला क्या बनाएगा, लवण बना लेगा। बन गया लवण। ये याद रखिएगा कि लवण बन जाता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है प्लस वाटर बन जाता है। ये याद रखिएगा कि जब भी अम्ल जो है धातु के साथ धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, लवण प्लस CO2 प्लस H2O, और क्षार कुछ बनाएगा ही नहीं, तो क्षार का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन ये हो गया आपका। दूसरा चीज़ हो गया कि अब धातु बाइकार्बोनेट के साथ, तो धातु बाइकार्बोनेट का मतलब हो जाता है कि उसी बीच में जो धातु कार्बोनेट था उसी में जैसे Na2CO3 था, अब उसमें एक N को हटा के बीच में हमने H जोड़ दिया और CO3 हो गया। तो ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो जैसे HCl है, HCl को धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाए तो यहाँ भी क्या बना, लवण बन गया, NaCl लवण बना। लवण बनने के साथ CO2 बना और जल बना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे वो धातु के साथ क्रिया कर रही हो, चाहे वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर रही हो, वो बना क्या रहा है, लवण बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। तीन चीज़ बना रहा है, बस यही याद रखिएगा। अब इसमें चूंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर टेस्ट करें तो क्या होता है कि अगर कोई उसका है
ये बुझा हुआ चूना है, जैसे चूना आपने लिया तो चूना क्या हो गया, CaO होता है। अब इसको हम पानी में जब डाल देते हैं, तो आप पुताई करने के लिए घरों में देखा होगा, जब इसको चूने को पानी में घोलते हैं तो ये बन जाता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और इस बुझे हुए चूने में अगर हम क्या करें, CO2 प्रवाहित करें, CO2 का टेस्ट करना है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें जो है CaOH ट्वाइस जो है, इसमें हम जब CO2 ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। ठीक है ना। वो ये सफ़ेद हो जाता है, और सफ़ेद अवक्षेप जैसे अंडे की सफ़ेदी, संखमरमर, जो भी आपने देखा है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो ये चीज़ बन जाता है, CaOH ट्वाइस होता है, CO2 में बद सिर से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कार्बन का टेस्ट होता है कि CO2 का टेस्ट अगर हमको कहीं करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो हम वो चीज़ कर लेते हैं, तो ये सफ़ेद अवक्षेप मिलता है इसका। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे जब भी आप CO2 का टेस्ट की बात करेंगे तो यही चीज़ आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अगर मान लो कि अधिक मात्रा में हम और जैसे CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, हमने देख लिया कि भाई अवक्षेप CaCO3 का बन गया, और भी इसके बाद भी अगर हम CO2 इसमें और ज़्यादा मिलाते रहें, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है जल में घुलनशील हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन के, और ये क्या हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाएगा। अभी तक अवक्षेप बनना था सफ़ेद, अब अवक्षेप नहीं बनेगा, अभी क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ही ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि जल में घुल जाएगा और दिखेगा नहीं। तो बस ये चीज़ हो गया। अब आते हैं आगे। अब अम्ल और क्षारक की, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई अम्ल जो है और क्षार क्या होता है, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, और चाहे आपके धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करा दे। अगर अम्ल और क्षार को परस्पर क्रिया कराते, जैसे ये क्या हो गया, HCl प्लस NaOH को मिला दिया, तो परस्पर क्रिया कराया तो क्या बन गया भाई, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। तो अग ये क्या बना, लवण बन गया, यानी लवण। ठीक है ना। अब यानी अगर अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करें तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब एक चीज़ हमको यहाँ ये देखना है कि भाई अम्ल और क्षार हम मिला रहे हैं तो लवण तो बनना है, चलो ठीक है। लेकिन अगर अम्लों में हमने देख लिया कि दो तरह के अम्ल थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी तरह क्षार में हमने देखा कि भाई क्षार भी दो तरह के थे, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि भाई चार प्रोबेबिलिटी बनती है कि मजबूत के साथ मजबूत को लड़ाया जाए, मजबूत के साथ कमज़ोर को लड़ाया जाए। तो ये दो कंडीशन है। अभी दोनों में भाई, दोनों में दो मजबूत दो कमज़ोर हैं, तो एक का मजबूत दूसरे के मजबूत, तो चार प्रोबेबिलिटी इस तरह बनेगी कि एक का मजबूत जो है दूसरे के वीक से लड़े, दूसरे का जो वीक है इसके स्ट्रॉन्ग से लड़े, या फिर इसका वीक लड़े, या फिर इसका स्ट्रॉन्ग लड़े। अगर ऐसे होता है, दो टीमें हैं और इस तरह की बात आ जाए, तो कौन जीतेगा या फिर कौन होगा। तो आप देखो, जैसे इसका स्ट्रॉन्ग है, ये मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे ये एसिड है, क्या है ये एसिड वाला पक्ष है और ये बेस वाला पक्ष है। ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि ये एसिड है ये बेस है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ अगर रिएक्शन करा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक कमजोर वाला बेस हो, तो इसमें को मजबूत कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी परिणाम आएगा, लवण जो बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्ल की होगी, अम्लीय होगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। उसी तरह अगर मान लो कि वीक बेस है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो इसके बाद जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, बेसिक होगी, इसकी तरह होगी। ठीक है ना। फिर उसकी तरह मान लो कि वीक और वीक मिला है, तो ये अगर ये भी वीक है, इस एसिड भी वीक है और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस भी वीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कोई जीतेगा नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे जो लवण बनेंगे ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे, यहाँ भी कोई नहीं जीतेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ बताएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, इससे जो बनेगा, तो प्रबल अम्ल है तो इसकी अम्लीय प्रकृति होगी लवण की, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक है तो क्षारीय प्रकृति होगी लवण की, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा तो उदासीन लवण बनेगा। और जल तो सब में बनता ही रहेगा, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से उदासीन लवण बनेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब अम्लों का देखिए,
अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। अगर धात्विक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, CaO के साथ HCl का रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना, ये आपका लवण बना CaCl2 और प्लस H2O। तो ये आपको याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ, धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। और ये धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं, धातु ऑक्साइड है। ठीक, अब आ जाइए अगले चीज पे। उसी को यहाँ पे अब क्या किया, समराइज करके देगा। थोड़ा सा पहले एक रिएक्शन बचा उसको देख के थे, फिर पूरी की समरी आपको दिखाएंगे। जैसे अधातु, अब वहाँ हमने देखा था कि धात्विक ऑक्साइड के साथ कौन रिएक्शन किया, एसिड कर रहा था। क्यों धात्विक के साथ क्यों कर रहा था, क्योंकि एसिड में जो वो कंपोनेंट था Cl वाला, ये अधातु का पोर्शन था, तो वो धात्विक, तो इसलिए वो, ये अधातु है तो वो किसके साथ क्रिया किया, धातु ऑक्साइड CaO के साथ। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है कि जब हम क्षार की बात करेंगे तो क्षार में क्या है, खुद ही धातु का पोर्शन है, जो जैसे CaO है, तो Ca में ये धातु का पोर्शन है, CaOH ट्वाइस, अगर मान लीजिए धातु ले क्षार ले लें तो इसमें Ca जो है खुद धातु का पोर्शन, तो ये अधातु के पोर्शन से रिएक्शन करेगा यहाँ, तो अधातु का पोर्शन यानी CO2 हो गया, NO2 हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ होंगी ना, तो वो वाली जो होंगी आपके N2O3 हो गए, तो ये सब अधातु के ऑक्साइड्स हैं, तो इनसे रिएक्शन की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाए प्लस जल बना देता है, ये भी लवण है, तो ये याद कर लेना कि लवण और जल ही बनता है। ठीक, अब देखिए ऊपर जो भी आपने पढ़ा है उसकी समरी है यहाँ पे बेसिक, कि अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया किया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना, लवण CO2 और H2O बना, जो आपने पहले देखा। फिर अम्ल की धातु के साथ क्रिया करें, लवण बना प्लस H2 बना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लवण CO2 और H2O बना, है ना। फिर आप उसमें आप ये देख लीजिए कि धातु ऑक्साइड के साथ आप क्रिया करते हैं, ये देखिए धातु कार्बोनेट था, धातु कार्बोनेट लवण CO2 H2O बना ना, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में वही सेम चीज़ बनेगा, धातु के साथ किया गया लवण और H2 बना, धातु ऑक्साइड के साथ किया गया लवण और जल बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्षार क्षार अभिक्रिया, क्षार में अधातु के साथ आप यहाँ देखिए धातु के साथ क्रिया किया, क्षार जो है तो लवण और H2 बना, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है क्षार, तो अब यहाँ दो चीज़ देखिएगा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यहाँ मैंने बताया था कि कोई रिएक्शन नहीं होता उन दोनों के बीच, तो ये दोनों आपको बोला था कि याद ही नहीं करना, इनमें सीधे लिख देना कि भाई कोई अभिक्रिया नहीं होगी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। क्यों, क्योंकि क्षार का हिस्सा खुद धातु का है था। अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करेगा क्षार तो लवण और H2O बनाएगा, तो वो क्लियर है, ये पूरे उसकी समरी है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आ जाइए, अम्ल और क्षारकों में समानता क्या होती है भाई, तो सभी अम्ल जो होते हैं हमने पहले ही बताया था H आयन देते हैं, और क्षारक जो होता है OH आयन देते हैं। ठीक है ना। अब किसी सॉल्यूशन में अगर क्षार मिलाए जाते हैं चाहे अम्ल मिलाए जाते हैं तो वो किस रूप में रहता है, अगर मान लो कि HCl है, HCl को अगर वाटर में मिलाया गया होगा तो अब वहाँ H आयन तो बनेगा, लेकिन H आयन किस रूप में रहेगा, तो वो इस रूप में रहता है, H3O पॉजिटिव के रूप में। अब आप सोचेंगे H3O पॉजिटिव कैसे बन गया, तो H3O पॉजिटिव इसलिए बन गया कि ये क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली रिएक्शन होता है वो H2O और हाइड्रोजन आयन जो यहाँ निकला है ये है प्लस वाला, ये मिलता है तो 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इस पर पॉजिटिव हो गया, तो ये H3O पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो किसी भी अम्ल में ये जो आपका होता है हाइड्रोजन आयन जो होता है H3O H3O पॉजिटिव के रूप में रहता है, और हाइड्रोक्साइड का जो OH आयन है ये इसी रूप में रहता है। ठीक है, अब जिसमें जो सबसे ज़्यादा H आयन देगा वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, और जो सबसे ज़्यादा OH आयन देगा वो प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा लगता है मुझे। अब ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार हो गया। अब किसी चीज़ को मापना है कि भाई कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, तो किसी एक हमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उससे मापें कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक चीज़,
पीएच इंडिकेटर, हमने बताया ना कि सूचक होते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, बताते हैं कि भाई कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, कलर चेंज करते थे तो बता देते। उसी तरह ये एक स्केल भी होता है जिसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। ये बताता है आपको कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। ये भी आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ी सी एक बात आपको और बता दें कि जैसे कोई सोल्यूशन था, तो सोल्यूशन में हमने पढ़ा कि भाई सोल्यूशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो मतलब स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा। तो ये देखिए, अगर कोई चीज़ स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा, अम्ल है तो ज़्यादा एच आयन देगा, और अगर वीक है तो कम देगा। उसी तरह कोई क्षार ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो ओ एच आयन ज़्यादा देगा, और नहीं तो कम देगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई अगर ज़्यादा दे रहा है, एस सी एल है, एस सी एल को हमें पतला करना है, तो हम चीनी का शरबत है उसे पतला करना होता है तो क्या होता है, उसमें पानी और मिलाते हैं। तो शरबत में पानी मिला देते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ अगर आपको जैसे एस सी एल है, इसको पतला करना है, तो अब इसमें पानी नहीं मिलाएंगे आप। इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, इस जब पानी इसमें मिलाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, बहुत तेज़ी से ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा ब्लास्ट कर जाएगी, मतलब इतना तेज़ निकलेगी, हो सकता है परखनली टूट जाए, या फिर वो बॉयल होकर आपके हाथ पे छींटे पड़ जाए उसके। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी कंसंट्रेटेड या प्रबल अम्ल में या सांद्र अम्ल में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते हैं। हम क्या करेंगे, पहले पहले हम क्या करेंगे, जल लेंगे। मान लो कि हमको थोड़ा बनाना है सॉल्यूशन पतला, तो हम पहले इसमें जल ले लेंगे, और इसमें थोड़ा सा एक दो ड्रॉप करके थोड़ा अम्ल डालेंगे, कंसंट्रेटेड वाला यानी सांद्र वाला, है ना। सांद्र जो अम्ल है, जो ज़्यादा गाढ़ा है, उसका थोड़ा सा मात्रा पानी में डालेंगे, ना कि अम्ल में पानी डालेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताया गया है कि भाई अम्ल है, अम्ल में पानी नहीं डालना है, जल में अम्ल डालना है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ठीक है। अब आ जाइए पीएच स्केल की, हम बात कर रहे थे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल में हम क्या नापते हैं, एच आयन की कंसंट्रेशन नापते हैं। अगर पीएच में को दो भागों में बांटा गया पीएच स्केल को, यहाँ एक पीएच मान है जिसको बोलते हैं हम 7। पीएच जो है, पीएच का एक मान रख दिया गया 7। अब 7 से क्या होता है, इधर घटने वाला क्रम है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है रिएक्शन। तो आपका ये देखिए कि ये जो है पीएच स्केल, यहाँ पे वैल्यू 7, यहाँ पे वैल्यू 6, यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे वैल्यू 4, यहाँ पे वैल्यू 3 3 2 1, और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13, और ये 14, तो यहाँ पे होगी 14। तो ये 7 का जो वैल्यू है, ये पीएच क्या है, 7 पे। ये कोई भी चीज़ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन, उदासीन। 7 पे जो वैल्यू होता है, 7 पे कोई भी चीज़ न प्लस होता है ना माइनस होता है, है ना, जीरो की तरह उदासीन हो गया, उदासीन। लेकिन जब अब हम 07 से इधर कम की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 6 5 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें ये नेचर कैसा हो जाएगा, इसका एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय। यानी एच आयन की संख्या 7 से कम होंगे तो एच आयन की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और 7 से आगे बढ़ेंगे 8 9 10 की तरफ, तो एच आयन की संख्या और कम होती जाएगी, कम होगी, यहाँ कम होगी, और यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब एच आयन की संख्या इधर कम होगी, 7 से नीचे जाएंगे तो कम होगी, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और 7 से ऊपर बढ़ेंगे एच आयन की संख्या का नहीं, मतलब 7 से जब नीचे बढ़ेंगे तो एच आयन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होगा, एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। और जब 7 से ऊपर जाएंगे 8 9 10, तो एच आयन की संख्या कम होती जाती है, तो वो क्या होता है, बेसिक होना शुरू होता है, क्षारीय। यानी एच आयन की संख्या कम हो रही है तो ओ एच आयन की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब किसी सोल्यूशन में अगर देखो, अगर जैसे जल है, अब मान लो कि आपका ये जल है H2O, तो अगर टूटता है तो क्या बनता है, H प्लस और OH माइनस, यही बनता है ये, ठीक है। दो भागों में टूटेगा, H प्लस OH है। तो अब क्या होता है, 7 से इधर जाने पे, 7 से आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड जाने पे क्या हो रहा है, आपका ये मान जो है कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का मान बढ़ रहा है,
और पीएच कम हो रहा है, जैसे पीएच कम होने का मतलब पीएच 6 हो गया, पीएच 5 हो गया, पीएच 4 हो गया, ये पीएच 7 से कम है, लेकिन एच आयन कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। तो पीएच जब भी 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और पीएच 7 से ज़्यादा होगा, पीएच 10 हो गया तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक क्यों हुआ कि भाई यहाँ पे है एच आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि पीएच कम हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, ओ एच आयन का कंसंट्रेशन कम था। ठीक, अब आते हैं अगला। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ बता दे पहले, कि यहाँ देख लीजिए कि अगर जो है पीएच, पीएच में ये जो आप सोचेंगे पी और एच है, तो पी क्या है, पी जो है पोटेंशियल का आपने नाम सुना होगा, उसी पोटेंशियल शब्द से ही बना है पोटेंज। पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंज एक जर्मन शब्द है, और ये क्या बताता है, शक्ति को बताता है कि भाई किसी में कितनी शक्ति है। ठीक है, तो अब देखिए पीएच का जो मान है, पीएच का मान है, अगर पीएच का मान 7 है तो विलयन का कैसा मान होगा, उदासीन विलयन होगा। लेकिन अगर पीएच 7 से कम होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। और अगर पीएच जो है और अगर पीएच जो है 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, लिखा है कि यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, पीएच स्केल की बात है। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इसमें एच आयन की मात्रा यहाँ देखिए, यहाँ ये पतला है तो एच आयन की मात्रा कम है, ये बेस चौड़ा है, यानी एच आयन की मात्रा यहाँ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इधर जो है HCl, H2SO4, HNO3 है तो एच आयन की मात्रा इधर ज़्यादा है, और इधर जो है CH3COOH है तो इधर जो है ये CH3COOH है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एच आयन की मात्रा कम है, तो ये क्या है, ये आपका दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये दुर्बल अम्ल है, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया प्रबल अम्ल, ये इधर आपके हो गए प्रबल अम्ल ये वाले, और ये हो गए दुर्बल अम्ल ये वाले। अब क्षार में देखिए ये बेस चौड़ा है तो यहाँ ओ एच आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या है NaOH, KOH और CaOH, तो एच आयन की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ जो है एच आयन की मात्रा, ये ग्राफ पतला है तो ये पतला कम है, तो यहाँ कम है इसलिए दुर्बल क्षार है, और ये जो है प्रबल क्षार है। ओ एच आयन की मात्रा इधर आने पे बढ़ रही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए इस ग्राफ से समझिए कि अम्ल, बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति 7 है, 7 से हम जब कम जा रहे हैं, 7 से पीएच कम हो रहा है इस साइड में 1 2 3 की तरफ, तो ये अम्लीय प्रकृति है। 7 के इधर जा रहे हैं राइट हैंड साइड में तो पीएच बढ़ रहा था, जहाँ तो प्रकृति क्षारीय हो रही थी, और बीच में क्या है, उदासीन है। एच आयन की सांद्रता इधर क्या होगी, कम होगी, एच आयन की सांद्रता इधर बढ़ेगी। तो पीएच में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, एच आयन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं। एच जो है यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि एच आयन का कंसंट्रेशन बता रहा है। पी जो है पोटेंज है, पोटेंज शब्द है, पोटेंज यानी ये शक्ति से बना है कि एच आयन की शक्ति कितनी है, तो पीएच से हम नाप रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, बस इतना ही पढ़ना है। आगे जो है जब हम अगला साइंस की क्लास में पढ़ेंगे तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि अब क्या है कि पीएच का उपयोग क्या है। पीएच कोई पदार्थ है तो उसका उपयोग क्या है, पीएच कितने पे हमारा शरीर काम करता है, कौन से फल में कितना पीएच का एसिड मिलता है ना, कि नींबू का पीएच कितना है, हमारी स्किन का पीएच, हमारे जो बॉडी के अंदर काम कर रहा है उसका पीएच क्या है, माउथ का पीएच क्या है। तो हम पीएच के बेसिक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि वहाँ अलग अलग चीज़ों का पीएच कितना होता है। ठीक है, और ये जो है पार्ट 1 है इसी चैप्टर का, एसिड बेस का। अगला जो वीडियो आएगा एसिड बेस का पार्ट 2 आएगा, और ये जो है आपके सपोर्ट मटेरियल से बनाया गया है। सपोर्ट मटेरियल में आपको ये सारी आपको ये फाइल जो है इसका प्रिंटेड फाइल वो मिल जाएगा। तो आप सपोर्ट मटेरियल को देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार आप मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा कि आपके पास नहीं है। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।